Hello students, in this lecture we will discuss about the chapter 10 that is gravitation. तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये रीजन क्या है कि जैसे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं, तो वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. इनवर्सली होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के और डायरेक्टली होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. सपोज करते हैं जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसका मास m1 और इसका मास m2, दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r. तो जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, फोर्स F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2. मतलब इनके जो मासेस है m1 और m2, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के. अब डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर होगा. इन दोनों फैक्टर्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल में आता है m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं, तो इक्वल टू जैसे लगाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट आएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर. जो ये फॉर्मूला है यहां जो हम लोग g यूज करते हैं वो है क्या? इस g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस कांस्टेंट की वैल्यू दी थी साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश. और इस g की जो वैल्यू है कैपिटल G की, उसको वो है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये है कैपिटल G की वैल्यू. न्यूमेरिकल जो होगा उसमें यूज करने के लिए हम लोग 6.67 भी यूज करते हैं, या क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6.7 भी लेते हैं इंटू 10⁻11. ये जो यूनिट है ये ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. जब भी हम लोग फोर्स निकालेंगे तो इसके लिए दो कंडीशन है, जो हमारा m1 है और जो हमारा m2 है वो किलोग्राम में होना चाहिए. सेकंड जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में होगा. अगर इन दोनों में एक भी चीज ऐसा यूनिट में नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तो सबसे पहले हम लोग उस मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में, और मीटर में तो एज इट इज उसका यूज करेंगे विद स्क्वायर. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इसी के बेसिस पे की. सबसे पहले फर्स्ट जो था, द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ
कि किस फोर्स की वजह से हम लोग अर्थ पे चलते हैं। सेकंड, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। थर्ड, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स। और लास्ट वन, दैट इज टाइड्स फॉर्मेशन। टाइड्स फॉर्मेशन मतलब जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है कि जो सी का है उसके बेसिस पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली। अब किसके अंडर होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल force of earth alone and no other forces are acting on it। इसका मतलब है जब भी ऑब्जेक्ट कोई भी है वो अगर फ्रीली फॉल करेगा, किसके इन्फ्लुएंस में करेगा? इन्फ्लुएंस का मतलब किस रीजन से करेगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का। इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको आप लोग ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं। और साथ में क्या रहेगा? नो अदर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस पर कोई और फोर्स ना लगे। जैसे ये है, इसको सिर्फ ये रिलीज किया तो ये किस स्टेट में होगा? ये फ्री फॉल स्टेट में होगा, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है और कोई फोर्स नहीं लगा रहा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होगी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, the acceleration produced in body during free fall state। जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल स्टेट में होगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। It is denoted by small g। यहां दो चीजें हैं, एक हम लोगों ने इस चैप्टर में कैपिटल जी पढ़ा था अभी तक, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल जी। दोनों अलग अलग हैं। कैपिटल जी रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को और ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। कहां होगी ये? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो ये वैल्यू है 9.8 होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब हम लोग यहां रिलेशन करेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। सपोज करते हैं अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास m, कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया मैंने अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो अब यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या इसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। G एज इट इज, m1 यानी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। अगर ये जो फोर्स लगा रहा है अर्थ सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन में तो होगी। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ये भी फोर्स लग रहा है, उस पर ये भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि अर्थ ही फोर्स लगा रही है दोनों पे। जब अर्थ फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस स्टेट में होगा? वो होगा फ्री फॉल स्टेट में। ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल स्टेट में होगा तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ए, वो किसके इक्वल हो जाएगी? जी में। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी?
जी में, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, m इंटू जी। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, mg इज इक्वल टू जी m बाय r। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो g किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल g कैपिटल G m बाय r। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता, यहां होता सेम ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, r, मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस रिलेशन में क्या चेंज आ जाता, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, g m बाय r स्क्वायर। यहां हम लोग क्या लिख देते, वेयर जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ये कहां रिलेशन होगा, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर हम लोग यहाँ g की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करें, तो हम लोगों को जो g की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी हम लोगों ने रिलेशन क्या था, रिलेशन था ये जी m बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस में सबसे पहले आता है जो हमारा कैपिटल जी है, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और जो हमारी स्मॉल जी है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो कैपिटल जी है इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी की, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी। कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, रिमेन सेम इन द यूनिवर्स। लेकिन जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वेरिएबल। ये डिफरेंस हुआ। इसके बाद एक डिफरेंस में इन दोनों की वैल्यूज लिख सकते हो आप लोग कि स्मॉल जी, ये कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा जो डिफरेंस है, स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कहां होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन कैपिटल जी नॉट इक्वल टू 0 होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। स्टूडेंट्स, अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।